नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका न्यूज़ अलर्ट में। और आज हम फिर से जुड़ चुके हैं आपके साथ एक और नई खास इंटरव्यू के साथ। तो आज हमारे साथ मौजूद है जोगिंदरनगर से गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल मनोज चौहान जी। तो आइए बातचीत करते हैं उनके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर, आपका न्यूज़ अलर्ट में स्वागत है। थैंक यू मैडम आपका और न्यूज़ अलर्ट का जो आप यहाँ मेरी बातों को कवर करने के लिए आए। थैंक यू वेरी मच। तो सर, सबसे पहले आप हमें अपने बचपन के बारे में बताइए, आपका बचपन कैसा रहा? ज़्यादा याद तो नहीं है, लेकिन बचपन बड़ा बड़ा साधारण सा था। सुविधाओं का अभाव था। आज के ज़माने के और उस ज़माने की बात करें, पाठशालाएँ दूर दूर हुआ करती थी। क्योंकि बचपन में प्राइमरी मेरी थोड़ी सी एजुकेशन जो है वो लड़ भड़ोल में हुई है, क्योंकि बेसिक मैं वहीं का रहने वाला हूँ। मेरे पेरेंट्स जो है वहीं के रहने वाले थे। तो मेरे ख्याल में मुझे याद है कि 3rd क्लास तक वहीं एजुकेशन हुई है और 3-4-5 किलोमीटर जो है वो पैदल चल के जाना पड़ता था। जी। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए पेरेंट्स जो है वो मेरे फादर ने डिसीजन लिया कि जोगिंदरनगर में इनकी शिक्षा दीक्षा हो, तो यहाँ हम लोग शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हो जी गए। तो सर, आपकी बचपन की जो शिक्षा थी वो जोगिंदरनगर में हुई। तो जी। स्कूल का कोई सर यादगार पल, कोई ऐसी मेमोरेबल चीज़ जो आपको याद हो? नहीं, ऐसा कोई ख़ास मोमेंट्स ऐसे तो नहीं है जो मैं शेयर कर सकूं। जी। लेकिन मैंने जैसे बोला कि आज का दौर और उस ज़माने का दौर जो है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मध्यम वर्गीय परिवार हुआ करते थे हमारे, और सुविधाओं का उस समय चाहे लड़-भड़ोल में थोड़ा-सा डिस्टेंस ज़्यादा पड़ता था। यहाँ डिस्टेंस बिल्कुल नज़दीक की ही पाठशाला थी, लेकिन सुविधाएँ जो थी वो कम थी। जी। लेकिन जैसे तैसे करके ज़ाहिर सी बात है कि पढ़ाई करनी थी, और मेरे साथ साथ मेरे सहपाठी भी थे जो मतलब सीमित साधनों का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। जी, जी जी जी। सर। तो सर, आपने अपनी 10th और +2 की जो शिक्षा थी वो वाइस स्कूल से जो है जोगिंदरनगर से पास आउट की है। तो सर, उस टाइम का जो था वो एजुकेशन का माहौल कैसा था? जी, गवर्नमेंट जो मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ है जोगिंदरनगर में आज की डेट में, उसी में मेरी 6 ऑनवर्ड्स जो है वो +2 तक शिक्षा हुई। सुविधाओं की बात करें या माहौल की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो देखने को मिलता है। उस समय जहाँ तक हमें याद है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हुआ करती थी, टीचर्स कम हुआ करते थे। ऐसा बाद में पता लगा कि जो लेकिन टीचर्स की एक काबिलियत थी कि बाद में पता लगा कि पीईटी की पोस्ट में जो है मैथमेटिक्स 8वीं तक पढ़ा लिया करते थे। और हमें बाद में पता लगा कि पीईटी जो थे वो 8वीं तक हमारे मैथमेटिक्स के जो टीचर थे वो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर थे। जी। तो ठीक था, बढ़िया था। लेकिन आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। शिक्षा के ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक उस समय की याद है मुझे, तो मतलब ठीक ही था, कोई बड़े शाइनिंग हम भी नहीं थे, क्योंकि टीचर्स का ध्यान भी क्लासरूम में इतना नहीं जा पाता था, क्योंकि 80-80 90-90 की एक क्लासरूम हुआ करता था। ए बी सी डी सेक्शन हुआ करते थे एक क्लास की बात करें। अच्छा, मतलब सर उस टाइम भी सेक्शन जो थे वो हुआ करते थे? जी, जी। मतलब मैं बोलूँ तो 3000 के आसपास स्ट्रेंथ जो है बॉयज़ स्कूल की हुआ करती थी। मुझे 10th क्लास की आज भी, 8th क्लास की अभी भी याद है कि ए बी सी डी सेक्शन और एक क्लास में 80 बच्चे होना, तो ज़ाहिर सी बात है एक टीचर से थोड़ा सा बाहर हो जाती है जी। कि हर बच्चे तक वो पहुंच बना सके, जी। अपनी रीच जो है वो कर सके। लेकिन आज के दौर की बात करूं तो वैसे स्ट्रेंथ जहां मैं आजकल पोस्ट हूँ, स्ट्रेंथ ठीक है, कई स्कूलों में स्ट्रेंथ जो है वो ठीक है, लेकिन टीचर्स जो हैं आज के थोड़ा सा साइंस मतलब टेक्नोलॉजी का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। उस जी। ज़माने में टेक्नोलॉजी का इतना था नहीं। जी। ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से जो है वो बच्चों तक पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं, उसकी बैकग्राउंड को देखते हुए। और आज हर बच्चे तक आज जो है वो टीचर जो है पहुंच बना रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, तो आपने राजीव गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज से जो है वो एजुकेशन जो जी है वो ली थी। और आपने जो है वो, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि उस टाइम सर सबसे ज़्यादा जो है आपको इंटरेस्ट जो था वो किस विषय में था? जी, मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूँगा। ये राजीव गांधी डिग्री कॉलेज जो है उस ज़माने में, हमारे टाइम में जो था वो प्राइवेट हुआ करता था। जी। इसका नाम जो था वो पंडित अमरनाथ स्मारक महाविद्यालय था। जी। तो नया नया खुला था, जहाँ आज मतलब आज तो बहुत सारी सुविधाएं राजीव गांधी कॉलेज में सरकार की तरफ से मिली हैं। उस समय भी सुविधाएं थी, लेकिन शिक्षा ग्रहण करनी थी। कोई बड़ा लग्जरियस जैसी लाइफ जीने की बात नहीं थी कि बढ़िया से क्लासरूम हो। बात है कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं।
तो जो टीचर्स लगे थे भले ही वो प्राइवेट कॉलेज में थे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करवाते थे, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे तक पहुंच बनाते थे। तो उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं की जो शिक्षा थी, उसी से प्रेरित करते हुए मैंने शिक्षा डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही चुना कि मैंने भी इसी विभाग में जो है वो काम करना है। सर जैसे हम देखते हैं आजकल कॉलेज में, स्कूल्स में जो है वो एक्टिविटीज़ काफ़ी करवाई जाती हैं, तो उस टाइम पे भी सर क्या ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती नहीं थी या नहीं, नहीं बहुत होती थी? कम, बहुत अच्छा। कम, बहुत ही कम। एनएसएस वॉलंटियर्स हुआ करते थे ज़्यादा। एनएसएस का विंग हुआ करता था हमारे टाइम में, और हम बड़े चाव के साथ एनएसएस वॉलंटियर्स जो हैं वो रहे हैं। 3 साल तक मैं रहा हूँ, बेस्ट वॉलंटियर्स भी रहा हूँ। और कोशिश जो एक विंग था उसी में कोशिश करते थे खूब सारा चीज़ें जो है वो सीखें। ठीक है। आज तो बच्चों के लिए बहुत सारा जो है वो मतलब एक सीमा नहीं है आज की डेट में, असीमित साधन है। जी। अब बच्चा साधनों का उनका प्रयोग या उपयोग कैसे करता है, कैसे? ये बात बच्चे के ऊपर जी, डिपेंड जी, करती जी, है। जी, जी जी। तो सर आपने इंग्लिश और हिस्ट्री में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखी थी, जी तो इन विषयों में सर आपकी सोच और कैरियर जो था वो उस पर कितना असर पड़ा? जी, मैं प्रश्न का उत्तर देना भूल गया कि मेरे जो कॉलेज टाइम से ही रुचि जो थी वो हिस्ट्री और इंग्लिश में थी। इंग्लिश में। जी। जाहिर सी बात है, टीचर का इम्पैक्ट तो रहता ही है, जो अच्छे बिल्कुल। पढ़ाएंगे आकर्षण जो है वो होता है। तो इंग्लिश का हमारे यहाँ थोड़ा सा डर जैसा एक, क्योंकि हिंदी मीडियम के जी, जी, बच्चे जी। इंग्लिश एकदम से आ जाना, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहा है कि मैंने इंग्लिश में अपना करियर और हिस्ट्री में बनाना है। ये नहीं पता था कि कैसे बनाना है, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को लेकर के मैं बड़ा सच में ही एक बड़ा मतलब पर्टिकुलर था जी, कि जी। इन सब्जेक्ट्स में मेरी रुचि है, तो इसमें आगे पोस्ट ग्रेजुएशन तक इन तो सर सब्जेक्ट्स को मतलब ले जाऊंगा। स्कूल टाइम में ही इन सब्जेक्टों में जी आपकी रुचि जो थी जी वो जी जी, काफ़ी नंबर भी अच्छे थी। आते थे। जी, 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 जी। और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करी तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में भी की, हिस्ट्री में भी की। और मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बड़ा करियर के बारे में सोच रखा था, लेकिन मैंने सोचा कि डेप्थ में ज्ञान जो है वो लिया जी, जाए। जी, जी। हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो डेप्थ में जा कर के उसको सब्जेक्ट को पढूं, और इंग्लिश में भी डेप्थ में जा कर के सब्जेक्ट को अच्छे परसेंटेज के साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया तो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग जो है बच्चों के साथ हुआ। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ तक, गहराई तक जो है वो मैंने करवाने की कोशिश की, जिन भी पाठशालाओं में रहा। अभी भी कई सालों से हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहा हूँ। जब भी मौका लगता है तो इन 2 सब्जेक्ट्स को लेकर के मैं ज़रूर बच्चों के साथ जो है वो तो सर बातें करता हूँ। जी बिल्कुल, जी, मुझे लगता है जैसे क्लासेस में भी जैसे अगर कोई टीचर जो एब्सेंट है तो आप ज़रूर क्लासेस लेते होंगे बिल्कुल, इंग्लिश और बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। जी, तो सर आप मुझे अब ये बताइए कि पर्सनल मैनेजमेंट और लेवल वेलफेयर में डिप्लोमा करने के पीछे सर आपकी जो थी वो क्या प्रेरणा रही? ऐसा था कि हमारे ज़माने में, अब जोगिंदरनगर की बात करें, हिमाचल की बात करें, एक्सपोज़र जो था वो कम जी, था। गाइडलाइंस की कमी थी, माँ-बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं जी, थे। हमारे समाज में जो आस-पास लोग रहते थे वो कोई ऐसे नहीं थे कि वो बड़े गाइड के रूप में हमें कोई कुछ बता पाते। जी, तो बैकअप लेके मैं चला था कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी कारणवश जो है वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, तो प्राइवेट सेक्टर की ओर जो है रुख करूँगा। इसलिए मैंने पर्सनल मैनेजमेंट जो है था इसी उद्देश्य के साथ करी थी। किया जी, था। जी। जी। सर 2012 में राज्य सेवा आयोग के माध्यम से हेडमास्टर बनना आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? ये तो मतलब बहुत बड़ी बात थी मेरे जी, लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए। जी, ज़ाहिर-सी बात है, शिक्षा विभाग में कोई व्यक्ति जब आता है, तो उसका सपना होता है कि बीइंग ए हेड मैं काम करूं। जी, जो आइडियाज़ एज़ ए टीचर थे कि ऐसा किया जा सकता था, लेकिन वो किस हद तक की कर करते सकते हैं। थे। जी, बहुत एक मतलब बंदिशें होती हैं, जी, ज़ाहिर-सी बात बिल्कुल। है, हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन के अनुसार चलना पड़ता है। अगर आपने प्लानिंग कर भी दी, ज़रूरी नहीं है कि 100% एग्ज़ीक्यूट जो है वो हो ही हो जाए। ही गई, बिल्कुल। तो ये मौका मिला, छोटी उम्र थी, मौका मिला, और भगवान के आशीर्वाद से इस पद में मैं चयनित हुआ। और उससे पहले भी मैं बता दूं कि एज ए टीचर भी मैं सबऑर्डिनेट कमीशन से सिलेक्शन मेरी हुई थी। और 4-4 जगह मेरी सिलेक्शंस हुई थी, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में, बैंक में भी हुई थी, लेकिन मैंने शिक्षा विभाग को ही चुना। और शिक्षा विभाग को चुना तो मुझे भगवान ने मौका दिया, और 2012 में जो एक पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम जी, से जो टेस्ट हुआ उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। सेलेक्ट हाँ हुए। जी, जी। जी। सर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी वो आपके लिए उस टाइम जी, जी, की। जी, जी। जी, जी। तो सर आप अलग-अलग स्कूलों में रहे हैं। जी। वो एक एज़ ए प्रिंसिपल के रूप में जैसे आपने बताया कि यहाँ पे पसाकोट, भराड़ू, बिहू अलग-अलग स्थानों में आपने जो है वो गए हो, वहाँ पे रहे हो। तो वहाँ पे सर आपको ऐसी क्या-क्या चीज़ें जो अब आपको सीखने को मिली या फिर कुछ आपके लिए वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आई? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जीवन जो है वो सीखने का ही है। जी, कभी आप
आप बोलें कि आप मैं परफेक्ट हो गया हूँ, मेरी मैं बता दूं 14.5 साल के आसपास बीइंग हेड काम करते हुए हो गए। मैं बोलूं कि मैं बहुत ज़्यादा लंबी समय मैंने इस डिपार्टमेंट में काटा है तो मैं परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट जो है वो वेरी करती है बहुत सारी चीज़ें। पशाकोट बरोट में गया, उससे पहले मैं एज ए हेडमास्टर के रूप में अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों में रहा। त्रैम्बली हो गया, हाई स्कूल त्रैम्बली हो गया, चुक्कू हो गया, और दूर दराज का एरिया ग्रामीण हो गया, वहाँ मैंने सर्विस करी। फिर भगवान की कृपा से पशाकोट जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरोट है वहाँ पर प्रिंसिपल के रूप में मौका मिला। आपने जैसे बोला, मैं भराड़ू सीनियर सेकेंडरी स्कूल भराड़ू में मौका मिला, ब्यूहू में मौका मिला। तो जो स्कूल टू स्कूल वेरी करती है बहुत सारी चीज़ें। आप जब किसी एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जो पिछले इंस्टीट्यूट में आपने इम्प्लीमेंटेशन करी वो अगले इंस्टीट्यूट में 100% आप कर पाएँ। हाँ, कुछ बातें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ का टोपोग्राफिकली सिचुएशन, जियोग्राफिकली सिचुएशंस, जो कल्चर है लोगों का, जो सोशल सोसाइटी का जो एक दायरा है, बच्चों के पेरेंट्स की लिटरेसी रेट, उन सब को देख करके काम करना पड़ता है। जी, अगर आप बोलें कि एक स्कूल की बातें दूसरे स्कूल में 100% इम्प्लीमेंट होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसे मैंने अपने जीवन में देखा कि हर एक स्कूल में मुझे अलग अलग सिचुएशन जो है मिली है, सिचुएशंस के अनुसार काम करते हुए हमने कोशिश की है कि बढ़िया से बढ़िया काम करें, बच्चे के हित में काम करें, पाठशाला के हित में काम करें, लोगों को पाठशाला के साथ जोड़ें। ये तो एक मेन रहता है कि बच्चों के हित में काम करें, पाठशाला को लोगों को पाठशाला के साथ जोड़ें। और ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में ये रहा है कि स्ट्रेंथ की कमी रही है, तो मैंने कोशिश की हर एक पाठशाला में जहाँ भी मैं गया हूँ, हर एक पाठशाला में मैंने स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस किया, स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश की। जब बच्चे बहुत सारे नई एडमिशन्स हुई तो जो माँ बाप की अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनमें हमने खूब मेहनत करी ताकि उनको दुख ना हो कि इस पाठशाला में एडमिशन हमने प्रिंसिपल के कहने से जो है वो करी है। तो मतलब कोशिश की है, बाकी कितनी लेवल तक हम जा कर के मेहनत कर पाए हैं ये बच्चे ही बता पाएंगे, या पेरेंट्स जो है वहाँ के जो मेरे पाठशाला के साथ जुड़े थे वो अच्छी तरीके से बता पाएंगे। जी जी। तो सर, आप अलग अलग स्कूलों में आपने काम किया है, तो बहुत सी चुनौतियाँ सर जो आपके सामने आई होंगी, तो कुछ सर वहाँ हैं आपको याद कि नहीं ऐसा भी हुआ था कभी? जैसे कई एक पाठशालाओं में गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। मतलब आप समझ पाएंगे कि मेन गेट जो है वो भी पाठशाला में नहीं था, मुख्य द्वार जहाँ पर लिखा जाता है कि वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला या हाई स्कूल है, तो इस तरह से बैठने के लिए जो थी वो बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी। मतलब टीचर्स की बात तो छोड़ो, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उसका कमरा ऐसा लगता था कि मान लो कि बड़ा क्या बोलूँ मैं, वो शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता, बड़ा अटपटा सा लगा कि ऐसी भी पाठशालाएं हैं। तो खूब मेहनत करी हमने और पाठशाला के साथ लोगों को जोड़ा, टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए काम किया और 6 महीने में ही हमने पूरी व्यवस्थाएं जो है वो ठीक करी। तो इस तरह की दिक्कतें रहती हैं, ज़्यादातर यही देखा मैंने, ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाशरूम की समस्या, बच्चों को ठीक ढंग से मतलब बढ़िया से वाशरूम नहीं थे और बाथरूम नहीं थे। कैंपिंग होती है 6-6, 7-7 दिन, बहुत सारी जो जैसे एनएसएस है, एनसीसी है, कैंप होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, वाशरूम जो है, वाशरूम के साथ बाथरूम की व्यवस्था है। तो मैंने हर एक क्लास पाठशाला में कोशिश की कि 2-2, 3-3 बाथरूम जो है वो बनाऊं ताकि बेटियों को, लड़कों को जो नहाने की व्यवस्था जो है ठीक ढंग से कर सकें। जी। तो सर, इन फ्यूचर अभी आप जो गर्ल्स स्कूल में हो, तो सर आने वाले टाइम में आपका जो है वो उस पर फोकस, आपका विज़न क्या रहेगा उसके लिए? देखो जी, विज़न जो मैंने बोला कि जब से मैं शिक्षा विभाग में आया हूँ, विज़न वही है कि बच्चों तक पहुँच बनाऊँ। बच्चे जो है मेरे पास बिना डर के, बिना संकोच के अपनी बात को रख सकें। टीचर्स के मतलब मेरी चाइल्ड सेंटर अप्रोच रहती है, टीचर सेंटर अप्रोच नहीं है। चाइल्ड सेंटर में बच्चों के दुख दर्द को समझना और दुख दर्द को समझते हुए उसका निपटारा करना और बच्चों को पढ़ाई के लिए जो है प्रेरित करना। तो टीचर्स के साथ डेमोक्रेटिक वे में मतलब इस तरह का माहौल देता आया हूँ या यहाँ भी दूंगा या दे भी रहा हूँ कि बच्चे जो है बिना डर के अपनी बात टीचर तक पहुँचा सकें। कोई प्रश्न भी पूछना है, कोई टीचर समझा रहा है तो बिना झिझक के, बिना डर के बच्चे जो है क्वेश्चन को दोबारा से करवाने के लिए जो है वो टीचर को बोलें। और टीचर जाहिर सी बात है इच्छा रखते हैं कि बच्चा जो है वो बोले, मैं दोबारा से इस प्रश्न को अगर समझ नहीं है तो करवा सकूं। और उसके बाद अगर समस्या का निपटारा नहीं होता है तो बच्चों के लिए मैं ऐसा एटमॉस्फेयर देने की कोशिश करता हूँ कि बच्चे बिना डर के मेरे ऑफिस में आ सकें।
कि घर में जैसे पेरेंट्स के साथ खुल के बात करते हैं, वैसे ही मैं चाहता हूँ या जहाँ भी मैं हुआ हूँ वैसे सफल हुआ आज, ताकि बच्चे बिना डर के बिना संकोच के मेरे पास आ सकें। और बच्चों के ऊपर आप काम करते हैं तो सारी की सारी पाठशाला जो है वो खिल उठती है, ऐसा मेरा मानना है। और आज तक पॉसिबल हुआ भी है, यहाँ देखता हूँ, अभी कोशिश तो कर सर रहा हूँ। आपने अभी एक बात बताई बहुत अच्छी कि जैसे बच्चे बिना डरे जो आपके पास आई, तो सर आप जैसे क्लास अटेंड करते हो, आप स्कूल में जाते हो, क्लासेस भी लेते हो, तो बच्चों का जो है वो आपके साथ सर कैसा रवैया रहता है? जैसे एज एक होता है कि फ्रेंडली, कि बिल्कुल बिना डरे कि नहीं सर हमें ये दिक्कत है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये बताइए। ऐसा है कि बच्चों को समझना थोड़ा मुश्किल सा काम होता है। बच्चे जो हैं मूड देख करके बात करते हैं। अगर मान लो शरारत की है, शोर पड़ा है, प्रिंसिपल आ रहा है, तो उनको लग जाता है मतलब कि हमने गलत किया है। डर होता है कि जैसे हम भी स्कूल में पढ़ते थे कि नहीं यार प्रिंसिपल सर आ रहे, सब चुप हो जाओ, चुप होकर बैठ जाओ, है ना। लेकिन जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो मेरा जाहिर सी बात है बड़ा खुशनुमा जैसा माहौल मैं बना के जाता हूँ। बच्चों के साथ 5-7 मिनट इंटरेक्ट करता हूँ, सारे सब्जेक्ट के बारे में पूछता हूँ, एक माहौल को तैयार करने की कोशिश करता हूँ। जैसे माहौल 5 मिनट में तैयार होता है, पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और बच्चे बड़ी खुशी होती है मुझे जब भी कोई वेकेंट पीरियड होता है तो बच्चे पकड़ के ले जाते हैं, सर भाई चलिए हमें इंग्लिश का कंसेप्ट क्लियर करवाओ, हिस्ट्री का कंसेप्ट जो है क्लियर करवाओ। हाँ, पूरे बच्चे तो नहीं होते, कुछ एक बच्चे तो चाहते हैं कि वेकेंट पीरियड है उसमें मजा लें, लेकिन 80% बच्चे मैंने देखा है कि वो पर्टिकुलर होते हैं कि सर को बुलाना है हमने। मैंने बोल रखा है कि जब भी आपको लगता है कि आप खाली पीरियड है, किसी कारणवश टीचर नहीं आप आया है, छुट्टी में हैं, तो आप मेरे पास बिना संकोच के आए, तो बच्चे दौड़ के आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आपने मतलब खुद का ही वैसा वो बना के रखा है बच्चों के सामने, इसलिए बच्चे आपके पास आते हैं कि सर चलिए, अदरवाइज ऐसे तो सर बच्चे टीचर से बहुत डरते हैं। बिल्कुल। तो सर एक प्रिंसिपल के रूप में आप किस तरह का शिक्षा का वातावरण जो है एक आप आदर्श मानते हो? देखो जी, आदर्श वही वातावरण है, मतलब हम जो है, हमारी जो जॉब है वो किसके लिए है? वो बच्चों के लिए है। परिवार हमारा जो चलता है वो बच्चों की वजह से चलता है, जिन बच्चों की वजह से हमें सैलरी मिलती है। मैं चाहता हूँ कि मेरा 100% जो है उन बच्चों की बेटरमेंट के लिए लगे, उन बच्चों को मैं फ्यूचर के लिए गाइड कर सकूँ, उनका एक अगर रोल मॉडल बन सकूं, इस तरह के काम पाठशाला में करूं ताकि बच्चे जो है आइडलाइज करें, मतलब आगे अच्छे इंसान के रूप में बच्चे जो है इस पाठशाला से निकले। मतलब एकेडमिक साइड से तो अच्छा ही हो, लेकिन मोरल वैल्यूज़ की जो आज कमी है पाठशालाओं में, मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो हैं संस्कारित हों, अच्छी बातचीत का सलीका हो, अच्छे इंसान के रूप में इस पाठशाला से निकलें। ये मेरा ध्येय है। शिक्षा तो हम बहुत बढ़िया तरीके से दे लेते हैं, लेकिन कुछ एक पहलू जो है हमसे छूट जाते हैं। मोरल वैल्यूज़ बच्चों को नहीं दे पाते या नहीं देने की कोशिश करते हैं, या कई बार सोच से परे होता है। तो शिक्षा के साथ साथ हम मोरल वैल्यूज़ देंगे तो एक अच्छा इंसान जब इस पाठशाला से निकले तो देश का भला जो है वो किसी भी पोस्ट में जाएगा, बड़ी से बड़ी में जाएगा, छोटी से छोटी में जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट जो है उस जॉब में देखने को मिलेगा। जी आप भी आपने एक बहुत अच्छी बात कही संस्कार की। तो आजकल के टाइम में बच्चों में वो होना बहुत जरूरी है सर, देखा जाए क्योंकि उसके बिना शायद एजुकेशन भी अधूरी नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली। तो सर आप मुझे ये बताइए कि बच्चों के भविष्य को तैयार करने के लिए सर अभी आप स्कूलों में नई पहले चला रहे होंगे, तो सर वो किस तरीके से, किस प्रकार से जो है वो आप कर रहे हो? जी, एक तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल हमने एस्टेब्लिश कर रखा है इस पाठशाला में। समय पर हम लोग या टीचर्स तो बताते ही रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं दीपक तले अंधेरे वाली बात हो जाती है, जो रोज़ रहते हैं कि रोज़ ही बताते हैं। तो हम लोग बाहर से भी इंटेलेक्चुअल लोगों को पाठशाला में समय पर बुला रहे हैं ताकि वो अपना विज़न बताएं, और पर्टिकुलर फील्ड से बुला रहे हैं। जैसे मान लो बच्चे ने मेडिकल रखा है तो जैसी बात है डॉक्टर्स को हम बुलाते हैं, ताकि मतलब जरूरी नहीं है कि नीट ही आपने क्लियर करना है, मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं। जैसी बात है नीट तो टारगेट होगा, अगर आप किसी कारणवश वहाँ सफल नहीं हो पाते तो आपने क्या करना है, तो उस पूरी फील्ड के बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट से हम लोग बुलाते हैं। हमारे जो HAS अधिकारी रिटायर्ड हैं, हम उनको भी हमने बुलाया है पीछे। जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्रिंसिपल वगैरह या कोई ऐसे लेक्चर्स हैं जो जिनका बड़ा पीछे बैकग्राउंड बड़ी साउंड रही है एजुकेशन के मामले को लेकर, भले ही वो रिटायर हो गए हैं, उनको भी हम बुलाते हैं ताकि शिक्षा के बारे में बता सकें कि किस तरह से शिक्षा में करियर जो है बनाया जा सकता है। अभी हाल ही में हमने कोशिश की है कि जो नेवी, मर्चेंट नेवी है, उसके बारे में भी हमने एक सेमिनार रखा है। उसमें भी मतलब हर एक फील्ड से हम कोशिश करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, अभी से जो है 9th 10th से उसका
उसका झुकाव जो है उस तरफ हो जाए जी, और जी, +2 के बाद जो है अपना करियर बनाए, करियर क्योंकि बनाए। ये सब चीज़ें इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमें बताने वाले कोई नहीं थे। जी, 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 तो बिल्कुल। हमने जो कमी अपने जीवन में देखी, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आने वाले बोलें कि हमारे प्रिंसिपल ने, हमारे टीचर्स ने जो है प्रॉपर व्यवस्था नहीं करी नहीं करी कर थी दी, हाँ कि हम जी। किस फील्ड में जाएं। जी, जी, वो जी। आप लोगों ने भी अपने जीवन में देखा होगा कि 22-23 के बाद साल के बाद जो है वो हम करियर को निर्धारित करने की कोशिश करते हैं, जब हमें थोड़ी समझ आती है। जी। लेकिन अगर पहले से ही +2 लेवल से ही अगर हमारा ये विज़न क्लियर हो जाता है तो जी, मेरे जी, ख्याल जी। बच्चा जो है जल्दी और छोटी उम्र में जो है वो सफलता पाता है। सफलता जी, से जी। जी। तो सर, शिक्षकों के साथ टीम वर्क और नेतृत्व में आप किन सिद्धांतों को सबसे अहम मानते हैं? देखो जी, लीडरशिप जो है वही है जिसको जो बढ़िया से कोऑर्डिनेट करता है, करते हैं। टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बनाता है, बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाता है, इवन समाज के हर एक वर्ग के साथ, जिनका भले ही बच्चा पाठशाला में पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहा है तो कोऑर्डिनेट करना ही है, लेकिन नहीं भी पढ़ रहा है तो उन लोगों को भी पाठशाला के साथ जोड़ना है। तो ये कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, और अगर आप अच्छे लीडर हैं तो अच्छे कोऑर्डिनेटर भी होंगे। जी, बिल्कुल। अगर आप लीडर ऐसे ही चला है काम तो कोऑर्डिनेट का काम करने का काम भी ढीला ढाला ही होगा, और उसका इम्पैक्ट जो है वो पाठशाला में ही देखने को मिलता है। बाहर से जब पाठशाला में कोई व्यक्ति आता है तो एकदम से बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जी, जी, तो जी। उसमें लग जाता है पता पाठशाला का क्या है, ये ऐसे ही है कि हाँ ठीक जी, है कि बढ़िया है। बढ़िया है। तो जी ऐसा है जी। तो सर, अभी आप एक लीडर के रूप में जो है वो स्कूल में एक प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हो, तो सर आपका जो है वो बाकी टीचरों के साथ जो कोऑर्डिनेट जैसे होता है वो कैसा है? या फिर कभी होता है आप क्लास में जाते हो कोई टीचर नहीं आता है, या फिर टीचर कभी बोलता है कि सर हमने तो आज बहुत ज़्यादा पीरियड ले लिए, सर अब आप कोई और देखिए, कभी कुछ होता है सर ऐसी कोई शिकायतें हाँ, या? ये बिल्कुल आपने जेन्युइन सी बातें हैं, जी। बड़ी मैं बोलूँगा ऐसा मेरी पाठशाला में नहीं होता है, हर एक पाठशाला में है। पाठशाला में होता है, बहुत बिल्कुल। सारे वर्कर भी हैं, वर्कर, जी। बहुत सारे कुछ एक लोग, सारे तो नहीं बोलूँगा, जी, कुछ एक जी, जी। वर्कर भी होते हैं कि हमें जी। बर्डन दे दिया, ऐसा दे दे दिया, दिया, वैसा जी, दे जी, जी। दिया। लेकिन मैं अपनी पाठशाला में जहाँ-जहाँ सर्विस करी, मैं खुद आगे वॉलंटरी जो है वो आगे आता हूँ। आगे आते हैं, जी। और उसमें वर्कर जो हैं वो बड़े खुश होते हैं और वो भी जोश के साथ जो है वो पेड़ लेने की कोशिश करते हैं। कोशिश हाँ, करते हैं। टाइम टेबल की बात करूँ तो टाइम टेबल हमने साइंटिफिक टाइम टेबल बनाया होता है कि जी। टीचर्स को बड़ा कौन सा पीरियड जो है वो पहले देना है, उसके बाद रिलैक्सेशन देनी जी। है, रेस्ट देना है, उसके बाद कौन सा पीरियड होगा, मेजर पीरियड होगा, माइनर पीरियड होगा, तो ये साइंटिफिक वे में तैयार किया जाता है। जी। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ड्यूटीज़ जो है वो टीचर्स को देनी पड़ती है, कई बार छुट्टी में ज़्यादा टीचर्स हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर अगर आपको 6 पीरियड जो है साइन हुए हैं एज पर टाइम टेबल, तो आपको 8 भी जो है वो 8 पीरियड भी लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए अगर वातावरण ठीक है तो टीचर्स जो हैं वो तैयार होते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई दिक्कत है, किसी टीचर्स को ज़्यादा परेशानी हो रही है, बीमार भी है, परिवार होता है मतलब पाठशाला के हर एक सदस्य पीएन से लेकर के ऊपर तक परिवार होता है, और परिवार की तरह सोचते हैं। अगर आप उनके दुख दर्द में काम आते हैं तो मेरे ख्याल में टीचर्स जो है वो इनकार नहीं करते हैं किसी काम के लिए। हाँ, कई बार बीमार है, मान लो टीचर को वर्क जो है वो असाइन हो गया है, तो हम वहाँ देखते हैं कि इसको रेस्ट की ज़रूरत है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। या कोई टीचर जो है फ्री है उससे बोलता हूँ कि आप ले लीजिए थोड़ा कुछ मोर वैल्यूज़, भले ही आप उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं लेकिन कुछ एक दीजिए, जो अपने जीवन के अनुभव हैं वही दिखाइए, वही बताइए। तो इस तरह से मुझे लगता नहीं है, मुझे बहुत कम ऐसी दिक्कत आई। इस पाठशाला की बात करूँ, होनहार और बड़े प्रतिभावान टीचर्स हैं, बाकी छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं तो होती रहती हैं। अभी जहाँ के प्रिंसिपल ही इतने ज़्यादा, मतलब वही बात आ गई ना कि होनहार हो तो वहाँ के टीचर भी तो एक्चुअली वही आपको देखकर ही वो आगे चलेंगे कि नहीं, यहाँ के प्रिंसिपल ही ऐसे है तो हमें भी तो इनको देखकर आगे आगे काम करना पड़ेगा। चलो मैडम, होनहार तो आपने बड़ा शब्द यूज़ कर दिया। मैं तो अपनी जो मेरे को सैलरी मिलती है उसका जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल सर। भगवान को साक्षी मानते हुए मैं उसकी पूरी ईमानदारी से कमाना जी, चाहता हूँ। जी, जी, बाकी आपने ये बोल दिया महा, ये शब्द मेरे मुझे नहीं नहीं सर, चलो आप थैंक यू वेरी इसके मच, आप काबिल ऐसा हो। सोचते हैं तो। और सर जी सबसे बड़ी बात कि एक ये कि अगर आजकल के जो हर टीचर, हर स्कूल का प्रिंसिपल यही सोच लेकर जी चले आगे, तो मैं तो बोलती हूँ कि बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा वो हम खुद देख लेंगे आगे बिल्कुल जाके। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो सर अभी आप मुझे ये बताइए कि आपके पिता स्वर्गीय मदन लाल जी और आपके परिवार का सर आपकी सफलता में कितना योगदान रहा? जाहिर सी बात है, मेरे पिता, मेरे माता, मेरे परिवार के कुछ अच्छे कर्म होंगे तो जो मैं इस उम्र में प्रधानाचार्य के पद में कई सालों से हूँ। उनकी कुछ एक बातें मुझे अभी भी याद हैं। जब मैं जॉब में लगा शुरू में, तो उन्होंने बोला कि यार हमने
मैंने ईमानदारी से काम किया, मैं छोटे से पद में रहा हूँ, मैंने ईमानदारी से काम किया तो मेरे दोनों बच्चे जो हैं बढ़िया सी जॉब में जो सेटल हो गए हैं। आप भी ईमानदारी से काम करना, अपने काम को घर के काम की तरह समझना, उस जॉब को उसके साथ जस्टिफाई करना, ईमानदारी से काम करना, बच्चों के हित में काम करना, वो बातें मुझे अभी भी याद आती हैं जी। जाहिर सी बात है, उन्हीं का आशीर्वाद था, उन्हीं की प्रेरणादायक शब्द थे जिनको मैं फॉलो करता रहा, आज भी करता हूँ और करता रहूँगा जी। तो सर अब थोड़ा सा चलते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। तो आपकी जो लाइफ पार्टनर, आपकी जीवन जी। संगिनी पूनम ठाकुर जी, तो आपके कैरियर में उनका कितना जो है वो असर रहा है? जब इंसान थोड़ा सा, बड़ी सफलता तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सफल हुआ हूँ, जी 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 जहाँ सोचा नहीं था वहाँ पहुँचा हूँ, जी। कई सालों से पहले पहुँचा हूँ, तो परिवार के हर एक सदस्य का योगदान उसमें रहता है। धर्मपत्नी की वाइफ की बात करूं तो जाहिर सी बात है कि उनका योगदान तो रहा ही है। मैंने जैसे बोला कि मैं परिवार से ज़्यादा अहमियत जो है वो पाठशाला को या पाठशाला के बच्चों को देता रहा हूँ। दूर दराज के स्कूलों में रहा, कई बार रात को 7-7 बजे पहुँचना, सुबह 7 बजे चले जाना, या एक हफ्ते के बाद घर आना, तो उनकी ही मतलब एक इसमें मोटिवेशन थी कि आप खुल के काम करो, आप खुल के काम करो, मैं घर को, परिवार को जो अच्छे से संभालूंगी। तो आदमी जब घर से पॉजिटिविटी मिलती है, माँ बाप की तरफ से पॉजिटिव माहौल मिलता है, वाइफ की तरफ से पॉजिटिव माहौल मिलता है, तो 100% आदमी जो है बाहर जो है वो समस्याएं कितनी भी हों उनसे जूझने के लिए तैयार हो जाता है और पॉजिटिव वे में करता है। तो हमने ये योगदान रहा है, बाकी तो ईश्वर की कृपा तो रही जी ही जी है जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर आपके निजी जीवन में प्रेरणा देने वाले लोग हों, बहुत काफ़ी लोग भी होंगे, तो सर कौन कौन से ऐसे लोग रहे हैं आपके जीवन में? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। हर एक कदम में, हर एक साल कोई ऐसे व्यक्तित्व मिले हैं जिनसे मैंने प्रेरणा ली है। हमारे टीचर्स जो जिन्होंने हमें पढ़ाया, उनसे हमने प्रेरणा ली कि पढ़ाने का तरीका क्या होता है, आप कैसे जो है एक आइडल टीचर जो है वो बन सकते हैं। हम उनको अब आइडलाइज़ करते हैं, जाहिर सी बात है वो मन में बात आई कि हम उनको आइडलाइज़ करते हैं, हमें भी कोई आइडलाइज़ करे, तो ऐसी कोशिश करें, ऐसे कंसेप्ट जो है वो रहे हैं। उसके अलावा निजी जीवन में भी हमारे आसपास ऐसे लोग, आपका अगर भाग्य ठीक है तो ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसे गाइड करने वाले मिल जाते हैं जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसे कुछ एक लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है, तो इस तरह से रहा है जी। जी, तो सर अभी मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि हिमाचल के छात्रों के लिए सर आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं हिमाचल क्या बोलूँ, या पूरे जो भी जितने भी छात्र हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एक तो पढ़ाई को बड़े मतलब मज़े से करो, एंजॉय करके करो। मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रेस फ्री अगर कोई बच्चों के लिए काम है तो पढ़ाई है। जीवन का कोई बोझ नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है कि आपने रोजी रोटी की तैयारी करनी है, आपको खाने के लिए शाम को रोटी कहाँ से मिलेगी, सब्जी कहाँ से मिलेगी। तो मेरे को लगता है कि बच्चों के लिए अगर कोई स्ट्रेस फ्री जो माहौल है, वो मतलब एक ही काम करना है, पढ़ाई करनी है और शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है। तो मैं बच्चों को दूसरा, जो आज हमारे समाज में, हमारे देश में, जो हमारे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नशे का बहुत ज़्यादा प्रचलन जो है, विशेष करके सिंथेटिक नशा जो है उसकी गिरफ्त में बहुत सारे बच्चे जो हैं आ रहे हैं, वो बड़ी दुखदाई बात है। तो मैं चाहता हूँ बच्चे ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, पढ़ाई में अपना ध्यान लगाएं, ऐसे दोस्तों से दूर रहें, ऐसे नशाखोरों से दूर रहें जो इस तरह का व्यापार करते हैं। क्योंकि समाज में हम रहते हैं, घर में भी पता होता है, बच्चे को भी पता होता है कि इस तरह की प्रवृत्ति का ये लड़का है, तो थोड़ा सा अवॉइड करें उसकी दूर। तो अवॉइड थोड़ा सा क्या मैं बोलें, उसको बिल्कुल ही, वो आपका दुश्मन है। तो अगर एक बच्चा स्ट्रेस फ्री होकर के एंजॉय करते हुए शिक्षा ग्रहण करेगा, नशे से दूर रहेगा, भले ही पढ़ाई में थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन आने वाले समय में वो कवर कर लेगा। लेकिन नशे में पड़ा बच्चा जो है अगर इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, किसी कारणवश नशे की चपेट में आ गया, तो मुझे लगता है कि उसका भविष्य जो है वो ख़राब है। वो बच्चे, माँ बाप भी उसके लिए उसको, माँ बाप का मतलब जीवन जो है वो नरक जैसा होगा, जाहिर सी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि आप बच्चे जो है माँ बाप को खुशी दें, अच्छी शिक्षा लेकर के, अच्छा इंसान बन करके, अच्छे संस्कार लेकर के, तो माँ बाप का सीना जो है और चौड़ा होता है। सर माँ बाप को भी जो है अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें होती हैं कि हमारा बच्चा ये करेगा, वो करेगा, और अगर वो गलत रास्ते पे चला जाए तो फिर तो उनकी नेचुरली वो परिवार जो है वो बेचारा मतलब एक किस्म का
देख रहा होता है कि देख किस रहा तरह होता हमारा है। जीवन है जी, और जी, हमने जी। जीवन में क्या कर्म किए कि हमारा बिल्कुल, बच्चा जो है इस बिल्कुल, गिरफ्त में आया है। बिल्कुल जी। सही। तो सर शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले युवाओं को सर आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? वेलकम टू ऑल। जी। शिक्षा में इस जज्बे के साथ आइए कि हमने जो है वो पूरी शिद्दत, पूरी जज्बे के साथ काम करना है, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए काम करना है। जो आपके जीवन में नहीं हो सका, वो आने वाले आपके जो बच्चे हैं, जिनको आप पढ़ाने वाले हैं, उनके लिए हम काम करेंगे। जो कमियां आपके जीवन में रही, वैसी सुविधाएं आप आने वाले इस सोच के साथ आएँ कि ये बच्चे जो इनको पढ़ाएंगे, पढ़ाएँगे। तो इनको हम पूरी सुविधाएं देने की कोशिश करेंगे, कोशिश पूरी करें। शिद्दत के साथ जी। पढ़ाएंगे। कोई मतलब एंजॉय करो लाइफ को। और आपका स्वागत है सब जो एस्पिरेंट्स हैं, जो जी। शिक्षा विभाग में आना चाहते जी। हैं। जी। तो सर अभी हार्डली आप जिस स्कूल में हो, गर्ल्स स्कूल में, तो सर आने वाले समय में आप क्या परिवर्तन देखना चाहोगे सर स्कूल में? मैं चाहता हूँ कि इस पाठशाला में ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात हो। जी। बच्चे स्पोर्ट्स में ले भी रहे हैं, नेशनल लेवल तक जा रहे हैं। जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कल्चर में भी अच्छी अचीवमेंट्स बच्चों की हो। एकेडमिक साइड से भी मेरिट में बच्चे जो है अपना एक धमाकेदार प्रदर्शन करें। बच्चे जो है वो समाज में जब इस पाठशाला से निकलें तो समाज के लोग पूछें कि ये बेटी जो है इसकी शिक्षा कहाँ हुई है। जी। इस तरह के सर्वगुण संपन्न मैं चाहूँगा कि बेटियाँ जो हैं वो निकलें और समाज के लोग जो हैं वो प्रेरित हों कि हमने भी काश अपने बच्चे जो हैं इस पाठशाला में पढ़ाए होते या इन पाठशालाओं में पढ़ाए होते। यही मैं नहीं बोलता कि मेरी पाठशाला में, बहुत सारी हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे शिक्षा जगत में मेरे से भी बड़े बड़े महारथी हैं, वो हमारे लिए जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और उनसे ही प्रेरणा लेके हम भी ऐसा सपना देख रहे हैं कि ऐसे बच्चे जो है इस पाठशाला से निकलें, सर्वगुण संपन्न हों। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। एक शिक्षा विभाग का छोटा सा सिपाही अपने आप को मानता हूँ। आपने बहुत तवज्जो देते हुए मुझे अपने इस चैनल के लिए बुलाया, अपनी बातों को रखने के लिए। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरा इंटरव्यू भी होगा, सच में ही। और जो रहता है हम अपने मतलब चलो आप लोगों ने देखा या क्या सोचा होगा किस तरह से मुझे बुलाया, लेकिन हम अब बस रात दिन डटे हैं अपनी पाठशाला। और पहचान आपने कहीं से कहीं ना कहीं से करी होगी। आपका, आपके चैनल का बहुत ताउम्र जो है भारी रहूँगा। इस तरह की बातें जो हैं वो समाज में जाएं आपके माध्यम से अच्छी अच्छी, ताकि हो सकता है कि कुछ एक बच्चे जो है वो जागृति लाएं, माँ बाप को सपोर्ट करें, माँ बाप के कहने के अनुसार चलें, टीचर के कहने के अनुसार चलें। ये बहुत नेक काम आप लोग कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने भी बहुत अच्छी बातें जो हैं वो हमारे दर्शकों को बताई हैं। तो दर्शकों बने रहो इसी के साथ हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।